सबसे पहले पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक डायग्राम में ही प्रॉब्लम आ रही होगी, बाकी तो पार्ट ऑफ कैलकुलेशन तो आई थिंक अब कमांड में आ गया होगा। डायग्राम नहीं बना, चलो देखो लैंग्वेज को समझना पड़ेगा डायग्राम बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। सो इट इज द क्वेश्चन नंबर 6। A 1.51 meter tall boy is standing at some distance from the 30 meter tall building. So the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Okay. So क्या ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ समझ आ रहे हैं क्वेश्चन में? एक तो है बिल्डिंग जिसे मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और एक है ऑब्जर्वर, ठीक है, बॉय, जिसकी हाइट कितनी है? इनकी हाइट है 1.5, और मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन इनकी जो है वो सी डी वाली है। ये मूव करते हैं लेकिन वो बात की पोजीशन है। बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है कितना? 30 मीटर। ओके, तो इन्होंने कहा कि जब वो बिल्डिंग की तरफ गए तो मान लेते हैं बिल्डिंग की तरफ जा कर के वो कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे। जैसे एक नई पोजीशन देते हैं ई एफ, राइट, तब भी हाइट तो कितनी ही रहेगी? ये तो चेंज होने से रही। ओके, तो इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया। तो पहले कितना था? तो पहले था 30 डिग्री। कहाँ से? बॉय की आई से कहाँ तक का? बिल्डिंग के टॉप का। तो ये बनेगा क्या? ऑब्जर्वर बनेगा क्या? टारगेट। तो लेफ्ट साइड क्या होगी? डी ए। क्या हो जाएगी? डी ए। और डी से एक लाइन पास करेगी विच इज पैरेलल टू ग्राउंड, दैट विल बी नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। बातें समझ में आ रही है क्या सारी? ठीक है, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास कितना? 30 डिग्री। हम जानते भी हैं कि जैसे जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में भी ये कहा हुआ है। तो जब ये बिल्डिंग के थोड़ा और पास गए और इस लोकेशन पर आए, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो बना 60 डिग्री। लॉजिकल है, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, और इस डायग्राम के साथ हमें जो फाइंड करना है वो क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो कितनी डिस्टेंस चले, तो हमें सी ई फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सी ई कैसे फाइंड करें ये आपको सोचना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डायग्राम इनफ है कि पूरा प्रोसेस बताऊँ? श्योर? डायग्राम बनाना है आपको? सुना लो। सो मेनली डायग्राम ही एक बड़ा इशू बन सकता है ना। डायग्राम अगर सही बनेगा तो ही सही आंसर आने की चांसेस हैं। हाँ, डी फाइंड कर लो, डी एफ यानी कि डी एफ, तो डी एफ फाइंड कर लो या सी ई फाइंड कर लो, दोनों से। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इस चैप्टर में। आप देख रहे हैं 15 तो क्वेश्चंस है। एग्जांपल्स के नाम पर 6 to 7 एग्जांपल्स हैं। ऑल अराउंड 22 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को समझ करके डायग्राम बनाने की कोशिश करें। डन? इसके अलावा 13
So let's try to draw diagram for this question. Let's read this question. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between these two ships. Okay. So I think ये क्वेश्चन और जो अभी जो सॉल्व किया ना उसमें बहुत सिमिलरिटीज होंगी, देखना। तो क्या कहा है कि मेनली एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट आपको बताएगी दैट इज, तो दैट इज 75 मीटर। इसके टॉप से है ना, लिखा है फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशंस बन रहे हैं। किन के लिए बन रहे हैं? शिप्स के लिए बन रहे हैं। इन शिप्स के बारे में एक बात लिखी है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। देखो लाइट हाउस के दो साइड हो गए, एक तो गया लेफ्ट और एक हो गया राइट। इसने कहा कि सेम साइड पर है, तो मैं दोनों शिप्स कहाँ मान लूँ? राइट साइड में मान सकता हूँ। मान लेते हैं एक शिप जो है वो सी पॉइंट पर है और एक शिप जो है वो डी पॉइंट पर, ऐसा मान लेते हैं, हाँ, एक के पीछे एक। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा ऑब्जर्वर, ये बनेगा टारगेट और ये बनेगा टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं लाइन ऑफ साइट बन गया BC, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनेगी वो कहाँ से पास करेगी? D से पास करेगी। क्यों पास करेगी इसका रीज़न पता है सभी को? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ बनेगा एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो B से D के लिए बनेगा, तो B से D को ज्वाइन कर लिया, तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये रहने वाली है, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इनमें से येलो वाला कितना मेजरमेंट का होगा और ग्रीन वाला कितना मेजरमेंट का होगा? सिंपल सी बात है कि येलो वाला कम है तो वो कितना होगा? 30, और जो ग्रीन वाला है वो ज़्यादा है इसलिए वो कितना होगा? 40। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो CD फाइंड करना। अब ध्यान दें, CD क्या किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है? नहीं है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का पार्ट है? कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की? ABD का। इस ABD ट्रायंगल में कोई एक एंगल गिवन है क्या? नहीं है, लेकिन लाया जा सकता है क्या? तो कौन सा लाया जा सकता है? एंगल D लाया जा सकता है। एंगल D कितना बन के आएगा? 30 डिग्री आएगा बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल आ गया। इस ट्रायंगल की कोई साइड गिवन है क्या? तो मतलब कि CD जिस साइड का पार्ट है वो साइड पूरी फाइंड की सकती है। मतलब क्या फाइंड किया जा सकता है? AD फाइंड हो सकता है। AD फाइंड हो जाएगा, आर यू श्योर? चलिए फिर उसी AD का कोई और पार्ट फाइंड करना हो, जैसे और क्या पार्ट है? AC। AC फाइंड कर सकते हैं क्या? AC फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ABC। इस ABC ट्रायंगल में कोई साइड है क्या? कोई एंगल है क्या? ला सकते हैं क्या? तो क्या AC फाइंड हो जाएगा क्या? AD फाइंड हो गया, AC फाइंड हो गया, क्या CD फाइंड कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? AD माइनस से हमारे पास क्या आ जाएगा? CD आएगा। इज इट क्लियर? बताओ किसी को डाउट हो? और जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ABD पहले लें, आप ABC पहले ले लो, कोई इशू नहीं। ये कोई रूल नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल। बनाना है डायग्राम? बनाओ फिर बनाओ। इसके अलावा और कोई डाउट है? हाँ 14 भी और 15 भी।
बना लिया? वैसे तो 14 का डायग्राम गिवन है, लेकिन फिर भी हम ये एज्यूम नहीं करते हैं कि डायग्राम गिवन है, हम खुद ही इसको बनाते हैं। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay. तो यहाँ इस डायग्राम में एक तो बात की गई है बैलून की, और एक बात कही गई है एक गर्ल कैंडिडेट की। तो गर्ल कैंडिडेट को अपन ए भी मान लेते हैं, जिनकी हाइट बताइए भी अपने को कितना, 1.2 मीटर। तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक बैलून है, ठीक है, वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, कितना है, 88.2 मीटर है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ये भी ऑब्जर्व किया कि इस इंस्टेंट पर उनका एंगल ऑफ एलिवेशन उनकी आइज से, गर्ल की आइज से बैलून का, तो गर्ल की आइज ए पर मानते हैं और बैलून है सी पोजीशन पर, तो इट मींस इट इज़ द ऑब्जर्वर, इट इज़ द टारगेट। तो लाइन ऑफ साइट कौन सी बनेगी, ए सी बनेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, ए से पास करते हुए और पैरेलल टू द ग्राउंड, मान लेते हैं ये एक्स वाई है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, 60 डिग्री। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नहीं था। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अच्छा, एक बात और कही गई है कि बैलून जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब अप डाउन नहीं हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है ना। वर्टिकल होता तो अप डाउन कहते, और हॉरिजॉन्टल होता तो लेफ्ट राइट कहेंगे। तो मतलब या तो बैलून जा रहा है लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स द गर्ल, और ये जा रहा है राइट साइड में। अब सोच के बताओ कि अगर कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया तो बैलून दूर जा रहा था कि पास आ रहा था, सिंपल सी बात है, दूर जाने पर ही रिडक्शन होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो मान लेते हैं कि बैलून की एक नई पोजीशन कौन सी है, डी। तो फिर से ये क्या कहलाएगा, टारगेट, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है, ए। तो ए से एक लाइन डी तक बना देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन यही सही, और ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। यहाँ से एक लाइन यहाँ तक बना देते हैं अपन, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ, ये जी और ये एच, ऐसा मान लेते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब हमें क्या फाइंड करना हुआ, ई एफ फाइंड करना होगा, ठीक है। आपके सामने ही रहेगा। अब मुझे बताओ ई एफ और किसके इक्वल होगा, ई एफ किसके इक्वल है यहाँ पर, ई एफ या जी एच किसी राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट है क्या, कौन है, जी एच किस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, ए डी एच की साइड का पार्ट, ध्यान रखना, है ना। तो ए डी एच में कोई एंगल गिवन है क्या, कितना गिवन है, 30। उसकी एक साइड गिवन है क्या, अभी तो नहीं है, लेकिन निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है भाई, बैलून 88.2 मीटर पर ही फ्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 88 और अगर हम ध्यान दें तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें अपोजिट साइड क्या होगी, तो इसका मतलब है कि मैं एच डी को क्या लिख सकता हूँ, 87 मीटर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, तो क्या मेरे पास साइड आ गई, है ना, मेरे पास साइड आ गई, चलो ठीक है। लेकिन ध्यान दें जो फाइंड करना है ना, वो कम्प्लीटली साइड नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल, वो साइड का पार्ट है। उसी साइड का कोई और पार्ट क्या है भाई, जो फाइंड करना वो कौन सा है, ए जी। ए जी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या, क्या है, ए सी जी। ए सी जी में कोई एक्यूट एंगल गिवन है क्या, कितना, उसकी एक साइड है क्या, नहीं, ये ला सकते हैं, लाएंगे तो कितना लाएंगे, तो उससे हम उस पार्ट को निकाल सकते हैं क्या। तो हम क्या निकाल पाएंगे यहाँ से, ए जी, और पहले क्या निकाल पाए थे, ए एच। अब ए एच आ गया, ए जी आ गया, तो क्या आप एच जी या जी एच निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ए एच माइनस ए जी, दैट विल बी जी एच, और जी एच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून
ड्यूरिंग दिस इंटरवल। थोड़ा फास्ट हो गया, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, समझ कर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिनको डायग्राम बनाना हो डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। तो एक बार ये रेक्टेंगल के अंदर में पहले बनाई का ये जो ए एच एफ बी है ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। ये 1.2 तो ये 1.2। इसको 1.2 लाने का रीज़न क्या है कि हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है, हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए प्रोसेस करने के लिए। तो मुझे ये मिल जाएगी तो मैं सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ। तो ये मैं 1.2 लेके आ गया, 88.2 में से 1.2 माइनस करके मेरे पास 87 मिलेगा। वहाँ डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना, ये बात ध्यान देना। आपको कॉपी का आधा पेज भी यूज़ करना पड़े तो कोई इशू नहीं है, डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और कोई भी डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनता है, उस पर जो भी मेजरमेंट, एंगल, जो भी रिमार्क लिखने होते हैं वो सब पेंसिल से ही होते हैं। इसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि अगर कोई गलती हो जाए तो इजीली इरेज करके उसे वापस बनाया जा सके और फेयरली बनाया जा सके। पेन से बनाओगे, छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा काटना पड़ेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं करते। तो पेंसिल से ही वर्क करना है, स्केल का प्रॉपर यूज़ करना है, और जो भी मेजरमेंट आप यूज़ कर रहे हो उन्हें लिखना है, शो करना है फिगर के अंदर। ठीक है, 40 पेजेस की कॉपी आती है और बाकी सब्जेक्ट्स में आती है 28 पेजेस की। केवल मैथमेटिक्स के साथ सब्जेक्ट कॉलेज में 40 पेज की कॉपी आती है, उसमें भी स्टूडेंट शीट लेके आते हैं और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मिलती है शीट, ये भी आपके टीचर्स कहते हैं ना आपको कि शीट नहीं मिलती है तो थोड़ा संभल के लिखना, ऐसा कुछ नहीं है, शीट मिलती है। अगर आप कॉपी को अच्छे से फिल करोगे, हर एक पेज का सही से यूटिलाइजेशन लोगे तो आपको शीट दी जाएगी, कोई डाउट नहीं उसका। ठीक है, तो आपको ये फिगर जो है अभी देखो मैंने अभी बनाया यहाँ पर, है ना, तो आपको इसी तरह से जो मुझसे भी नीट एंड क्लीन बना सकते हो तो वो बनाओ, जितना नीट एंड क्लीन बना सकते हो उतना नीट एंड क्लीन। ठीक है, एग्जामिनर को हर एक मेजरमेंट अच्छे से दिखाई देना चाहिए, और कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स लगे कि यहाँ ऐसा कुछ, तो मैं तो कहता हूँ कभी कभी साइड में लिख दो, ऐसा करो एकदम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CG, तो CG लिख दो इक्वल्स टू व्हाट 87 मीटर। वहाँ नहीं लिख पा रहे हो, आपके पास जगह नहीं है, साइड में लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता तो रहे कि क्या मेजरमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में डायग्राम ही एग्जामिनर के पॉजिटिव अप्रोच का पहला जरिया है। डायग्राम सही तो पॉजिटिव अप्रोच बनेगी, डायग्राम गलत तो सब गलत, आधे मार्क्स भी नहीं मिलने, ये बात ध्यान रखो। चलिए बना लिया। हाँ, क्या कर रहे थे? कुछ डाउट्स क्लियर हो गए क्या? हमें फाइंड क्या करना है, पहले मुझे आप ही बताओ फिगर से। EF, अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि EF कैसे फाइंड करेंगे? तुम्हारा लॉजिक समझो, क्या सोचते हो? मैंने हमेशा से अप्रोच एक ही फॉलो किया। EF किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या? टेल मी। अभी नहीं है, EF नहीं है। EF के इक्वल कोई साइड है क्या? कौन है? ये H है यहाँ, कौन सा है? GH। GH किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल की स्पेसिफिक साइड तो नहीं है, लेकिन किसी साइड का पार्ट है। तो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल? AHD। इस AHD ट्रायंगल में कोई एक्यूट एंगल गिवन है क्या? कितना? 30 डिग्री। कोई एक साइड गिवन है क्या? नहीं है। लाई जा सकती है क्या? कैसे? DF की लेंथ हमारे पास कितनी है? ये 1.2 था तो ये भी 1.2 होगा, तो इससे क्या लाया जा सकता है? DH लाया जा सकता है। तो एक साइड आ गई हमारे पास, एक एक्यूट एंगल आ गया, तो हम उस साइड को फाइंड कर लेंगे जिसका पार्ट हमारा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम किसको फाइंड कर लेंगे? GH किसे फाइंड होगा भाई? AH फाइंड होगा। AH फाइंड हो गया। अब आते हैं कि AH फाइंड हुआ है, हमें तो GH चाहिए था,
तो जी एच के अलावा ए एच में और कौन सा पार्ट है? ए एच में जी एच के अलावा कौन सा पार्ट है? ए जी। ए जी किस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या? कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल का? ए सी जी का। इस ए सी जी ट्रायंगल में कोई एंगल है क्या? एक्यूट एंगल है? कौन सा है? मतलब कितना है? 60 डिग्री। कोई साइड कौन सी? सी जी है हमारे पास। कितनी है? 87। इससे हम ए जी फाइंड कर पाएंगे क्या? ए एच पहले फाइंड कर लिया था, ए जी अभी फाइंड कर लिया। इन दोनों का यूज़ करके जी एच फाइंड कर सकते हैं क्या? कैसे करेंगे? किसमें से किसको? ए एच में से ए जी को माइनस करेंगे, दैट विल बी जी एच। इज इट क्लियर? चलिए, और किसी को डाउट है? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो आएगी, रिकॉर्डिंग तो चालू है। और भी डाउट है किसी को? नहीं, मतलब इसमें डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यूनिवर्सल डाउट। कितने लोगों को है? होगा क्योंकि पैटर्न ही बिल्कुल अलग है ना। सो डोंट वरी, सीखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 कल्पेश ने भी सही टाइम पे बता दिया, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बार बार यूट्यूब पर देखना चाहोगे। सो मैं इस क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेता हूँ बोर्ड पर, फिर हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ करके एक करेक्ट डायग्राम के बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक बार तब तक आप पढ़ लो अपनी बुक से या बोर्ड से पढ़ लो। So the question is given as a straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. तो क्वेश्चन का मीनिंग कहता है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक जाता है। टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है और ऑब्ज़र्व करता है कि एक कार, किसी इंस्टेंट पर एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना? 30 डिग्री। और वो कार एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में किधर की तरफ आ रही है? टावर के फुट तक आ रही है। 6 सेकंड्स बाद जब ये ऑब्जर्वेशन बना कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, उसके 6 सेकंड्स बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कार का बन गया कितना? 60 डिग्री। ये क्यों बना? क्योंकि कार ने अपनी जो लोकेशन है वो चेंज की है। लोकेशन चेंज करते ही डिप्रेशन एंगल बदल सकता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब कार को उस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? किस पॉइंट से? द ओल्ड वन, जहाँ से 30 डिग्री था कि जहाँ से 60 डिग्री था? जहाँ से 60 डिग्री बना था वहाँ से टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? ये एकमात्र क्वेश्चन है जो कि टाइम पर बेस्ड बना है। इससे पहले 14 क्वेश्चंस अगर आपने देखे तो सारे किस पर बेस्ड थे? डिस्टेंस पर। और डिस्टेंस एक्चुअली साइड के में मेज़र हो जाती है तो हम इजीली कर पा रहे थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब ये टाइम के बेस पर है, लेकिन फिर भी होगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। सो इन दिस डायग्राम लेट फर्स्ट मेक अ टावर दैट इज़ ए बी, राइट। देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ओके, एंड लेट सी इज़ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द कार, है ना। और एट दिस टाइम the observer at the top of the tower observe the target at point C. So the line of sight will be what? AC बनेगी। और horizontal line जो बनाएंगे that will be what? Parallel to the ground and passing through. So this is the horizontal line. So angle of depression will be here and ये कितना होगा? 30 डिग्री at this time. और यहाँ जो कार थी वो कार किसकी तरफ अप्रोच कर रही है? फुट ऑफ टावर यानी बी की तरफ अप्रोच कर रही है। तो लेट सपोज कि 6 सेकंड्स बाद वो कहाँ पहुँच जाती है? डी पर, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि
जब वो डी पर पहुंच जाती है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है 60 डिग्री, ऐसा उसने कहा। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि डी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? तो सी से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड्स, ऐसा क्वेश्चन ने गिवन है। आप देख सकते हैं कि इसमें टावर की हाइट कुछ भी गिवन नहीं है ना, और कोई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। हमें डी के पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये टाइम फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम हमने बना लिया है, प्रोसेस हम देखते हैं यहाँ पर, ध्यान दो। सबसे पहले जैसा कि रूल है एंगल ऑफ डिप्रेशंस को हमेशा ट्राइंगल के अंदर लेके आओ। तो बताओ यहाँ पर ये जो एंगल एक्स ए सी है 30 डिग्री, वो किसके इक्वल बनेगा ए सी बी के, यानी कि ये एंगल बनेगा कितना 30 डिग्री। एग्री करते हैं? ठीक है। नाउ एक्स ए डी है जो कि 60 डिग्री है, वो किसके इक्वल बनेगा और क्यों बनेगा? रीजंस क्लियर है ना, रीजंस भी साथ में होनी चाहिए, तो रीजंस क्लियर है। इज इट क्लियर? चलिए मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि लेट स्पीड ऑफ कार इज x मीटर पर सेकेंड, ऐसा मैंने मान लिया। कार की स्पीड क्या मान ली? x। ठीक है, मुझे हालांकि स्पीड फाइंड नहीं करनी है, मुझे फाइंड क्या करना है? टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो फाइंड करना होता है उसे x नहीं मान करके कुछ और मानना पड़ता है। मैंने यहाँ स्पीड को x माना है। अगर स्पीड x है और c से d तक जाने का टाइम लगा है 6 सेकेंड, तो क्या मैं c से d तक की डिस्टेंस निकाल सकूँगा? तो सी डी इज इक्वल्स टू वॉट? स्पीड इंटू टाइम टेकन। तो बताओ स्पीड कितनी मानी हमने? x, और टाइम कितना लगा था? सो दैट इज इक्वल्स टू वॉट? 6x मीटर। ठीक है, तो सी डी डिस्टेंस जो हो गई हमारे पास कितनी आ गई? 6x मीटर। अब हमें अगर डी का टाइम फाइंड करना है, सुनो मेरी बात, डी का टाइम फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? पहले हम डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डी का डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड हमारे पास है, तो क्या टाइम फाइंड कर पाएंगे? टाइम कैसे फाइंड कर पाएंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा एम यहाँ पर क्या हो गया? डी फाइंड करना। तो ध्यान दो कि डी कैसे फाइंड करें, इस पर बात करते हैं। तो पहला मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल ए बी डी में आप नोटिस करो, मैं लिख सकता हूँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में ए बी मेरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है और डी बी पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं किसका यूज़ करूँ? tan थीटा का। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? p अपॉन b। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी बी। सो वी कैन से दैट √3 डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, है ना, इसे सेफ रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के फॉर्म में। नाउ एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है? ए बी सी। इसमें बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में वी कैन नोटिस दैट कि एक्यूट एंगल कितना है? 30। इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमारा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तो साइड ए बी और एक है बी सी। मतलब किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करें? tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन बताता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी। पी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी, और बी की जगह क्या लिखें अपन? बी सी। राइट। अब इनके मेजरमेंट जो भी हमारे पास है वो रख देते हैं अपन। ठीक है, तो बताओ ए बी का मेजरमेंट है क्या आपके पास? ए बी का मेजरमेंट क्या है आपके पास? रूट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से आप रखना चाह रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट tan 30 डिग्री वैल्यू तो रख दें 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू रख दें √3 डी बी अपॉन बी सी। बी सी की लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो वी कैन सी दैट इन डायग्राम बी सी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक है सी डी और एक है डी बी। तो बी सी कैन बी रिटन एज सी डी प्लस डी बी। इसमें सी डी की मेजरमेंट कितनी गिवन है? 6x, तो लिख सकते हैं 6x प्लस डी बी। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नाउ व्हाट शुड वी डू? वी शुड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा? 6x प्लस डी बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 डी बी। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। सो 6x प्लस डी बी इज इक्वल्स टू 3 डी बी। सो 6x इज इक्वल्स टू 3 डी बी माइनस डी बी।
सो 6x इज इक्वल्स टू 2 dB. सो 6x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू dB. सो dB इज इक्वल्स टू व्हाट 3x. सो एज वी डिसाइडेड कि हम पहले dB फाइंड कर लेते हैं, यानी कि dB की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. dB की डिस्टेंस आ गई अपने पास, ठीक है. नाउ वी शुड फाइंड द व्हाट टाइम. सो यू नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो बताओ हमें टाइम कौन सा फाइंड करना था, D से B तक का, तो डिस्टेंस भी कौन सी लेनी पड़ेगी, D से B तक की. D से B तक की डिस्टेंस क्या है, चलिए कार किस स्पीड से रन कर रही है, क्या यहाँ से इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, तो फाइनल आंसर क्या है 3, और यूनिट क्या लिखेंगे सेकेंड्स. मतलब कार को D से B तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे. एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर. सो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्वेश्चन है तो सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ा पैटर्न ऑफ जो अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कार की स्पीड को माना x मीटर पर सेकंड, उससे हमने जो CD का टाइम गिवन था उससे CD की डिस्टेंस निकाली, और CD की डिस्टेंस का यूज़ करते हुए DB की डिस्टेंस निकाली. DB की डिस्टेंस आ गई तो हमने उसे स्पीड से डिवाइड करते हुए क्या फाइंड कर लिया, टाइम फाइंड कर लिया. अब CD से DB की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, ये तो बहुत हमने काफ़ी सॉल्व किया है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है. इज़ इट क्लियर. अगर आपको ये वर्ड बार बार लिखने में दिक्कत आती है कौन सी, AB और DB, तो आप चाहो तो इसे x और y भी मान सकते हो ना. आप मान सकते हो कि ये y हो और ये कितना हो x, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक है, लिखिए आप इसे. और कोई डाउट नहीं है, ठीक है. तो ये चैप्टर फिनिश होता है, और आप और भी अपनी तरफ से जो प्रैक्टिस करना चाहे करें. डाउट्स अगर आते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है. तो अभी आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइम लगभग हो ही चुका है, ठीक है. तो अभी यहीं तक रखते हैं, चलो.